अच्छा, एक सवाल है। अगर मैं कहूँ हिंदू, तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है एक धर्म। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये शब्द हमेशा से एक धर्म के लिए था ही नहीं। शुरू में, मतलब हजारों साल पहले, इसका मतलब था सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग। बस एक ज्योग्राफिकल एड्रेस। ये एक ऐसी जानकारी है जो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। और आज हम इसी तरह की कई परतों को खोलने वाले हैं। हमारा आज का विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पुराना इतिहास आज हमारे लिए, मतलब इस 21वीं सदी में, क्यों और कैसे मायने रखता है। और इस सफर में हमारी गाइड हैं आर.एस. शर्मा की किताब, जिसे भारत के प्राचीन इतिहास पर सबसे जरूरी किताबों में से एक माना जाता है। और आज हम देखेंगे कि क्यों। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन राजा कब आया, बल्कि ये समझना है कि प्राचीन भारत असल में बना कैसे। सिर्फ लड़ाइयों से नहीं, बल्कि लोगों, भाषाओं और अलग अलग विचारों के एक जबरदस्त मेल जोल से, जिसकी हम शायद आज कल्पना भी नहीं कर सकते। और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये अतीत आज भी हमारी अच्छी बुरी आदतों में कैसे जिंदा है। हम सबने स्कूल में अनेकता में एकता का नारा रटा है ना? हाँ। पर यह सिर्फ एक नारा है या इसके पीछे कोई गहरी हजारों साल पुरानी कहानी है? चलिए आज इसी कहानी की जड़ों तक पहुंचते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? मेरे ख्याल से सबसे पहले उस धारणा को तोड़ते हैं जो हम सबको स्कूल से मिली है कि इतिहास मतलब बोरिंग तारीखें और राजा महाराजाओं के नाम। क्या सच में यही है प्राचीन इतिहास? शुक्र है आपने ये सवाल पूछा। ये शिकायत मैंने हजारों बार सुनी है। और सच कहूं तो इसमें हमारे पढ़ाने के तरीके की ज्यादा गलती है। इतिहास को अगर सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा बना देंगे तो वो तो बोरिंग लगेगा ही। असल में प्राचीन इतिहास का मकसद किसी सभ्यता के विकास, उसकी पूरी कहानी को समझना है। सोचिए, आप एक खाली जमीन पर एक समाज को शून्य से बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो खाने पीने का इंतजाम, खेती करना सीखेंगे, शायद कुछ जानवर पालेंगे ताकि एक जगह टिककर रह सकें। बिल्कुल। और शर्मा की किताब हमें यही दिखाती है। ये इंसानी बस्तियों की कहानी है। कैसे लोगों ने जंगल साफ किए, खेती के लिए औजार बनाए, गांव बसाए, फिर धीरे धीरे शहर बनाए और फिर जाकर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए। ये कहानी है कताई की, बुनाई की, मिट्टी के बर्तन बनाने की, धातों के काम की। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिन्होंने मिलकर एक महान सभ्यता की नींव रखी। ये आम इंसान के संघर्ष और उसकी जीत की कहानी है। सही है। मतलब ये समाज के हार्डवेयर के साथ साथ उसके सॉफ्टवेयर को भी समझने जैसा है। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा तो भाषा होगी, यानी वो कोड जिस पर पूरा समाज चलता है। आज हम जो हजारों भाषाएं और बोलियां बोलते हैं, उनकी जड़ें भी तो वही हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। अक्सर किसी भी सभ्यता का पैमाना वो लेखन कला को माना जाता है कि जब तक समाज लिखना पढ़ना न जाने, उसे पूरी तरह सभ्य नहीं माना जाता। और इस मामले में भारत की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज भारत में इस्तेमाल होने वाली लगभग सभी लिपियां, चाहे वो देवनागरी हो, तमिल हो या बांग्ला, वो सब प्राचीन ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। ये दिखाता है कि हमारी सांस्कृतिक निरंतरता कितनी पुरानी और मजबूत है। ये तो हुई नींव की बात। लेकिन भारत की कहानी की सबसे अनोखी बात तो शायद ये है कि इस नींव पर इमारत किसी एक आर्किटेक्ट ने नहीं बनाई। स्रोत बताते हैं कि भारत हमेशा से अलग अलग नस्लों और जनजातियों का एक मेल्टिंग पॉट रहा है। आर्यों के आने से पहले के लोग, फिर इंडो आर्यन, यूनानी, शक, हूण, तुर्क, एक के बाद एक लहरें आती गईं और यहीं के समाज में घुल मिल गईं। और ये घुलना मिलना इतना गहरा था कि आज किसी के लिए भी ये दावा करना लगभग नामुमकिन है कि वो शुद्ध आर्य है या शुद्ध द्रविड़। ये सिर्फ लोगों का मिलना नहीं था, ये संस्कृतियों का एक ऐसा संगम था जहां सबने एक दूसरे से कुछ लिया और कुछ दिया। इसका सबसे मजबूत सबूत हमें भाषा में मिलता है। लेकिन आमतौर पर तो यही माना जाता है कि जब दो संस्कृतियां मिलती हैं तो एक ज्यादा ताकतवर संस्कृति दूसरी पर हावी हो जाती है। क्या हमारे स्रोतों में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता? क्या ये मेलजोल वाकई बराबरी का था? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब हमें वैदिक ग्रंथों में मिलता है। हम वैदिक ग्रंथों को, मतलब 1500-500 ईसा पूर्व के ग्रंथों को आर्य संस्कृति का प्रतीक मानते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्हीं ग्रंथों में द्रविड़ और मुंडा भाषाओं के सैकड़ों शब्द भरे पड़े हैं।
ये वो भाषाएं थीं जो आर्यों के आने से बहुत पहले से यहाँ बोली जा रही थीं। इससे साफ पता चलता है कि प्रभाव एक तरफा नहीं था। ये कोई हाईवे नहीं था, ये एक टू वे स्ट्रीट थी। ये तो कमाल की बात है। मतलब जिसे हम आर्यों की भाषा संस्कृत समझ रहे हैं, उसमें पहले से यहाँ रह रहे लोगों की भाषाओं के शब्द थे। कोई उदाहरण दे सकते हैं? बहुत दिलचस्प उदाहरण है, जैसे कपास, नाव चलाना या हल चलाने से जुड़े कई शब्द ये इंडो आर्यन भाषाओं में मुंडा भाषा से आए हैं। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो जिंदगी के लिए ज़रूरी थीं। इतना ही नहीं, कुछ भाषाविदों का तो ये भी मानना है कि वैदिक संस्कृत के कुछ उच्चारण और ध्वनियों पर भी द्रविड़ और मुंडा भाषाओं का गहरा असर है। तो ये किसी एक संस्कृति का दूसरे पर हावी होना नहीं था, ये एक संश्लेषण था, एक दूसरे में समा जाना था। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज की हमारी इंग्लिश है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें हिंदी कहाँ खत्म होती है और इंग्लिश कहाँ से शुरू होती है। ये अब अपने आप में एक नई चीज़ बन चुकी है। हजारों साल पहले भाषाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, तो हमारे पास ये एक विशाल आबादी है जिसमें अलग अलग नस्लें, भाषाएं और परंपराएं घुल मिल गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे अलग अलग समूह खुद को एक बड़ी इकाई, एक देश का हिस्सा कैसे मानने लगे? ये एक होने का एहसास आया कहाँ से? ये एहसास धीरे धीरे कई सदियों में विकसित हुआ। शुरू में देश छोटे छोटे कबीलाई राज्यों में बटा था, जिन्हें जनपद कहा जाता था। फिर जैसे जैसे आर्य संस्कृति गंगा के मैदानों में फैली, तो उत्तर और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से को आर्यावत कहा जाने लगा। लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा टिकाऊ और महत्वपूर्ण साबित हुआ, वो था भारतवर्ष, यानी भारत की भूमि। इसका संबंध ऋग्वेद में बताई गई एक बहुत शक्तिशाली जनजाति भारत से जोड़ा जाता है। और हिंदू और इंडिया जैसे नाम यहाँ आकर तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। बिल्कुल, और ये हमें पहचान के बनने की प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। जैसा कि आपने शुरू में कहा, हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु से बना है। इसका सबसे पुराना इस्तेमाल हमें 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ईरानी शिलालेखों में मिलता है। ईरानी लोग स को ह की तरह बोलते थे, तो सिंधु उनके लिए हिंदू बन गया, और वो इस शब्द का इस्तेमाल सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले सभी लोगों के लिए करते थे, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। ये पूरी तरह से एक ज्योग्राफिक पहचान थी। एक मिनट, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब जिस शब्द को आज हम एक मजहबी पहचान से जोड़ते हैं, उसकी शुरुआत एक पते की तरह हुई थी। सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग, बस इतना ही। बस इतना ही। धर्म का पहलू इसमें बहुत बहुत बाद में जुड़ा। ठीक इसी तरह इंडिया शब्द भी इंडस यानी सिंधु नदी से ही आया। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोज कहा और धीरे धीरे उसके पार की जमीन इंडिया कहलाने लगी। तो ये दोनों ही नाम हमें बाहरी दुनिया के साथ संपर्क में आने की वजह से मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकता का विचार देश के अंदर से नहीं पनप रहा था। आप चक्रवर्ती सम्राट के विचार की बात कर रहे हैं, एक ऐसा राजा जो पूरे भारत पर राज करे। लेकिन क्या ये चक्रवर्ती सम्राट का सपना सिर्फ एक आदर्शवादी ख्याल नहीं था? हकीकत में तो भारत ज्यादातर समय छोटे छोटे राज्यों में ही बटा रहा। तो क्या इस विचार का जमीन पर कोई असली असर था? शोक मतलब 3री शताब्दी ईसा पूर्व में और समुद्रगुप्त 4थी शताब्दी ईस्वी में इन महान शासकों ने इस आदर्श को हकीकत में बदलने की पूरी कोशिश की और लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ले आए। पर आपके सवाल का असली जवाब ये है, भले ही राजनीतिक एकता हमेशा न रही हो, लेकिन भारत को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखने का विचार हमेशा से बहुत मजबूत था। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और लेखकों ने हमेशा हिमालय से लेकर समुद्र तक की इस भूमि को एक अखंड देश भारतवर्ष के रूप में देखा। ये विचार राजनीति से कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ साबित हुआ। लेकिन एकता की ये तस्वीर हमेशा इतनी खूबसूरत तो नहीं रही होगी। अगर हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें याद करें, तो हम शायद कहानी का सबसे जरूरी और मुश्किल हिस्सा छोड़ रहे हैं, जो आज भी हमें परेशान करता है। RS शर्मा की किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो अतीत का सिर्फ गुणगान नहीं करती, बल्कि उसका आलोचनात्मक विश्लेषण भी करती हैं। जहां एक तरफ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों ने पूरे देश को एक सांस्कृतिक धागे में पिरोया, मतलब ये कहानियां कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही उत्साह से सुनाई जाती थीं, वहीं दूसरी तरफ इसी प्राचीन भारत में वर्ण और जाति व्यवस्था की जड़ें भी मजबूत हो रही थीं।
शर्मा इसे घोर सामाजिक अन्याय की शुरुआत कहते हैं। और श्रुत इस बारे में कोई लाग लपेट नहीं करते। उनमें साफ तौर पे शूद्रों और अछूतों के साथ होने वाले भेदभाव का जिक्र है, जिन पर कई तरह की सामाजिक और आर्थिक पाबंदियां लगाई गई थीं। इसी तरह ज्यादातर कानून और सामाजिक नियम पुरुषों के पक्ष में थे और महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते थे। और यहीं पर शर्मा एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास का मकसद सिर्फ पुरानी महानता का गुणगान करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आज की हमारी सबसे बड़ी समस्याएं जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता या लैंगिक असमानता, ये आई कहाँ से। वो इन्हें सर्वाइवल्स कहते हैं, यानी अतीत की वो चीजें जो मरी नहीं बल्कि आज भी हमारे समाज में जिंदा हैं और हमें एक बेहतर राष्ट्र बनने से रोक रही हैं। तो जब हम आज जातिगत भेदभाव की कोई खबर पढ़ते हैं तो हम किसी नई समस्या से नहीं बल्कि हजारों साल पुराने एक ऐसे भूत से लड़ रहे होते हैं जो हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये उन बाधाओं को समझने के बारे में है जो हमारी प्रगति के रास्ते में खड़ी हैं। और यहाँ एक और परत है। शर्मा बताते हैं कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने इन पुरानी सामाजिक दरारों को, जैसे जाति प्रथा और सांप्रदायिक तनाव को, अपने फायदे के लिए जानबूझकर बढ़ावा दिया। उन्होंने इन संरचनाओं को और भी कठोर बना दिया ताकि फूट डालो और राज करो की नीति काम कर सके। इसलिए आज जब हम इन समस्याओं से लड़ते हैं तो हमें उनकी प्राचीन जड़ों के साथ साथ उनके औपनिवेशिक रूप को भी समझना पड़ता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम इतिहास इसलिए नहीं पढ़ते कि अतीत में वापस लौट जाएं, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम समझ सके कि आज हम जहां खड़े हैं वहां क्यों खड़े हैं। बिल्कुल। और भविष्य में आगे बढ़ने का रास्ता कैसे खोजें। एकदम सही। ये अपनी विरासत को ईमानदारी से देखने जैसा है। हमें ये पहचानना होगा कि कौन सी चीजें हमें विरासत में मिली हैं जिन्हें हमें सहेजना है और कौन सी ऐसी जंजीरें हैं जिन्हें हमें तोड़कर फेंकना है। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत की मुख्य बातों को एक बार समेट लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, प्राचीन इतिहास सिर्फ राजाओं और तारीखों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उस प्रक्रिया की कहानी है कि समाज कैसे बने, विकसित हुए और आम लोगों ने अपनी जिंदगी कैसे जी। दूसरी बात, अनेकता में एकता सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जीती जागती हजारों साल पुरानी हकीकत है। ये कहानी है अलग अलग नस्लों, भाषाओं और संस्कृतियों के एक दूसरे में समा जाने की, जिससे कुछ बिल्कुल नया और अनूठा बना। तीसरी बात, हमारी पहचान चाहे वो इंडियन हो या हिंदू, वो भी पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय के साथ विकसित हुई है और इसकी शुरुआत अक्सर भौगोलिक पहचान के तौर पर हुई, न कि धार्मिक। और आखिर में, अगर हमें आज की बड़ी चुनौतियों जैसे जातिवाद या सांप्रदायिकता से निपटना है तो हमें अतीत को उसकी पूरी सच्चाई के साथ समझना होगा, उसकी उपलब्धियों को भी और उसके गहरे सामाजिक अन्यायों को भी। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एकता और विविधता, प्रगति और पूर्वाग्रह के बीच ये जो लगातार एक खींचतान चलती रहती है, शायद यही भारत की असल कहानी है। इतिहास कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है जिसकी सिर्फ तारीफ की जाए या जिसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जाए। ये एक जीवित शक्ति है, एक ऐसी ताकत जो आज भी हमारे फैसलों और हमारे समाज को शेप दे रही है। और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए इस शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। मैं इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा जो मुझे तब से परेशान कर रहा है जब से हमने इस पर बात की। स्रोतों में ये जिक्र है कि प्राचीन कवियों और दार्शनिकों ने हिमालय से लेकर समुद्र तक की इस भूमि को एक इकाई के रूप में देखा था और एक किसी भी राजा के इस पूरे इलाके पर असल में कब्जा करने से सदियों पहले की बात है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है, किसी राष्ट्र का विचार पहले आता है या उसकी राजनीतिक हकीकत। किसी देश के नक्शे पर आने से पहले लोगों के दिलो दिमाग में मौजूद होने का आखिर मतलब क्या है।